देखिए हमारा जो एग्जाम है क्लास 10 का, क्लास 10, ठीक है, साइंस, जो सब्जेक्ट है साइंस या CINCE, किस तारीख को है एग्जाम आपका? 27 फरवरी, 27 फरवरी 2023 के लिए है। उसके लिए मास्टर क्लास जो भी है आपका चलेगा। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। आपको मैं स्टार्ट लास्ट लेसन से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज तक में जो एग्जाम हो रहे हैं उस एग्जाम में जो भी बच्चे बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से अगर देखा जाए उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन कुछ हट के आ रहे हैं। अब उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अलग दिमाग लगाया गया। इसमें देखा जाता है कि इस हिसाब से अब साइंस को अच्छा किया जाए। जैसे भी मैथ का पेपर हुआ, आपका हिंदी का हो गया, तीसरा साइंस है। इसमें है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जो 15 नंबर का लेसन है। यहाँ से इधर से स्टार्ट करेंगे, उस साइड से खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि अब कुछ हट के करना है जिस हिसाब से नंबर है। तो जैसे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन है क्या, पहले तो उसकी कोई भी किसी भी लेसन को अगर पढ़ना है तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानिए, उसका परिचय क्या है। अब जैसे मान लीजिए प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, नेचुरल, और नेचुरल जो प्रकृति से प्राप्त हो, ऐसी वस्तुएं जो हमें किससे प्राप्त हो? प्रकृति से, उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक, ठीक है। अगर उसी वस्तुओं का यूज करके मनुष्य ने अगर उसका सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है जिसी से, ठीक है, या वो किसी और माध्यम में यूज कर रहा है, तो मनुष्य के द्वारा अगर वही प्रकृति में वस्तुओं को यूज किया करके बनाया जा रहा है तो उसे कृत्रिम का नाम दिया जाता है। जो मनुष्य बनाता है उसे कृत्रिम, और जो प्रकृति के द्वारा बनता है उसे प्राकृतिक। तो दूसरा है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के माध्यम से, किसी भी वस्तु के माध्यम से या किसी भी अन्य पदार्थ के माध्यम से उसको उसके कार्य में सहायता प्रदान करने वाला, वो उसका सहायता प्रदान करे तो वो उसका क्या कहलाएगा? संसाधन। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाने में दिक्कत है, आवाज अपनी तक वहां तक बच्चों तक नहीं पहुंचा रहा हूँ लास्ट सीट तक, तो उसमें क्या किया मैंने? ये स्पीकर लिया, स्पीकर का यूज किया। अब ये हमारे लिए एक प्रकार की वस्तु है। अब मैं धीरे से बोला, मेरी आवाज वहां लास्ट स्टूडेंट तक मेरी आवाज को पहुंचा दिया, तो ये एक प्रकार का मेरे लिए क्या हो गया? संसाधन। अगला पॉइंट है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, कि इन प्रकृति का जो संसाधन है उसका मैनेजमेंट हम व्यवस्थित कैसे करें। ये आपका लेसन है। इस लेसन का ये इंट्रोडक्शन। इसमें जैसे हमारे संसाधन जैसे वन, वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग संसाधित रूप में किया जाता है या करने की आवश्यकता होती है। अच्छा बताओ, ये जो वन है, वन या वन, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ये बताइए क्या इसे मनुष्य बनाता है कि प्रकृति ने देता है? प्रकृति देता है ना। तो इनके द्वारा अगर हमें जो भी कार्य को करने में सहायता प्रदान हो तो ये हमारे लिए प्रकृति का क्या कहलाएगा? संसाधन हो जाएगा। जैसे मैंने कोयला का इस्तेमाल करके, यूज करके बिजली बनाया, बिजली बनाने में सहायता प्रदान किया कि नहीं? ये मेरा संसाधन हो गया। वन का इस्तेमाल, वन का भी यूज करते हैं, उसमें से देखो लकड़ियां जो भी देते हैं, ठीक है, उन लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग जैसे मान लीजिए इसको बनाने में, टेबल बनाने में, हर एक चीज में, दरवाजा बनाने में, वो भी एक तरह से मदद कर रहा, ठीक है। तो ये सब वन में हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम है, इसे मनुष्य नहीं बनाया, ये प्रकृति ने दिया है, प्रकृति का है। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे? प्रकृति का ही कहेंगे, ठीक है, जिसको हमें प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से ये हमें आवश्यकता आती है। दूसरा है कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण की नीति अपना कर हम पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। कोई भी चीज है अगर हम उसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो पर्यावरण पे जो प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है, बैड इफेक्ट, उस पे हम थोड़ा सा रोक सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को अगर हम यूज बार बार कर रहे हैं, यूज किया, टूट गई, फूट गई, अगर टूटने के बाद फिर उसको यूज करके हम उसको ढाल लें तो वो क्या हो जाएगा?
लेकिन हम एक ही बार यूज करें और उसको थ्रो कर दें, फेंक दें, तो एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज होगा तो वैसे प्लास्टिक बार बार फेंका जाएगी तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही बोला। तीसरी पॉइंट बोला कि जल संसाधनों के संग्रह हेतु बांध बनाने में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण समस्याएं आती है। बड़े बांधों का विकल्प उपलब्ध है, ये स्थान क्षेत्र विशिष्ट तथा इनका विकास किया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के संसाधनों का नियंत्रण सौंपा जा सके। अब बात किया जाए, कभी भी जल संसाधन के माध्यम से हम बांध बनाते हैं। बांध देखो अक्सर हम पहाड़ों पे बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? पहाड़ों पे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी समतल पे बनाएंगे तो पानी को इकट्ठा करेंगे तो हमें बांध बनाएंगे तो खूब ऊंची दीवार की तरह बनाया जाएगा कि नहीं? पानी को इकट्ठा किया जाएगा, हर एक चीज बांध, अगर बांध टूटेगा तो पूरी सबको लेके चला जाएगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम बांध कहाँ बनाते हैं? पहाड़ों पे बनाते हैं। और पहाड़ों पे इस जल को हम रोकते हैं। जल का संग्रह, जल को इकट्ठा करना, जल क्या है? संग्रह। अब जब इस ऊपर रुका हुआ जल है, ये क्या है? जल है। ध्यान से सुनना, इसमें फिजिक्स है। ये जल जब हमारा इकट्ठा होगा, ठीक है, तो इसे जल संग्रह के नाम से जाना जाएगा। जब ये स्थिर है तो यहाँ पे एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी, इसे स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे पोटेंशियल एनर्जी। इसका फार्मूला होता है U इक्वल टू mgh। U इक्वल टू mgh। इसकी जो फार्मूला U इक्वल टू mgh, ये स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त हो उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जो ऊर्जा स्थिति के कारण प्राप्त हो उस ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जब इसको जल को हम यहाँ से छोड़ते हैं, गेट खोलते हैं, तो ये जल ऊपर से नीचे गिरता है। अब ये स्थिति कन्वर्ट किसमें हो गया? गतिज ऊर्जा। वेरी गुड, पढ़ाया गया है गतिज ऊर्जा। अब ये जो जल आएंगे ऊपर से नीचे, तो ये गति कर रहा है ना, यहाँ पे रुका था, स्थिर था। अब एक मिनट, मैं यहाँ पे चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ तो स्थिर हूँ, लेकिन मैं यूं टहल रहा हूँ तो क्या भले से मैं स्लो करूँ या कुछ भी करूँ, मेरे क्या नाम है? पोजीशन में चेंजिंग आ रही है, मेरी स्थिति में क्या आ रही है? परिवर्तन आ रहा है। तो गति कर रहा हो कि नहीं? तो ये गति है। अब गति के कारण जो ऊर्जा देखने को मिले उस एनर्जी को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। K इक्वल टू 1/2 mv²। दो प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलेगी। एक आपकी क्या नाम है? स्थितिज ऊर्जा, दूसरा आपको गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला U इक्वल टू mgh और गतिज ऊर्जा का फार्मूला K इक्वल टू 1/2 mv²। ये हो गया। यहाँ पे जब आते हैं तो टरबाइन लगे रहते हैं, फिर उनके माध्यम से लगे रहते हैं, जब हमें विद्युत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को मिला। तो जल किसके माध्यम से? प्रकृति का है कि मानव ने बनाया है? प्रकृति का नहीं। अब देखो अगला एक क्वेश्चन आया था कि गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? मतलब गंगा जो एक्शन जो प्लान था, सफाई योजना कब प्रारंभ हुई? मतलब शुरुआती कब हुई? तो 1985 में, 1985 में गंगा की सफाई करने के लिए एक योजना बनाई गई। उस योजना को गंगा सफाई योजना के नाम से जाना गया। किस डेट को? तो बताएंगे 1985। एक कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म समूह है जीवाणु। किसका है? जीवाणु का। किसका है? जीवाणु का। अब देखो एक प्रश्न आया है कि अपने घरों को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? ये आपको बना के लिखना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जैसे 3 R अर्थात उपयोग कम करना, पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग को लागू करके हम पर्यावरण को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके कहने का मतलब है जो 3 R यूज करेंगे वो 3 R क्या है? एक है आपका उपयोग कम करना, दूसरा पुनः चक्रण मतलब फिर से बनाना, तीसरा आपका पुनः उपयोग को लागू करना मतलब फिर से उसे क्या कर दो? लागू कर दो। तो ये 3 R है, ठीक है। उन R के माध्यम से हम पर्यावरण को क्या बना सकते हैं? संरक्षित बना सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण जब संरक्षित रहेगा तो हम संरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। अब देखो उपयोग कम करने जाते, कम से कम
का अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पे वो क्या होगा, वेस्ट होगा, रद्दी जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब कम से कम देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा हद से ज्यादा करोगे तभी नुकसान है, हद से ज्यादा करोगे तभी नुकसान है, और कम करोगे तभी नुकसान है, एकदम कम करोगे तभी नुकसान है, और हद से ज्यादा करोगे तभी नुकसान है। इसलिए मिडिल में रहना चाहिए, कम से कम। अब देखो किसी भी चीज का, अगर मान लीजिए मैं लगातार ये मोबाइल सब लोग देखते हैं, हद से ज्यादा मैं देखूं उसको, तो आपके लिए समस्या होगी कि नहीं होगी। धुआं देखते हो, लकड़ी जलाते हैं, कोड़ा जलाते हैं कि नहीं, तो वो सब जलाएंगे, धुआं पे धुआं करेंगे तभी नुकसान है। अब कम ही रहेगा तब देखोगे, कम मच्छर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, हम लोग गांव से है ना, तो किसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, मच्छर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फिर जब आप जाते हैं, फिर आप देखो सोते हो हद से ज्यादा तभी नुकसान है। इसलिए क्या नाम है, कम से कम, ज्यादा सोओगे तो सर दर्द करने लगेगा, ये है वो है, पता चले अनेकों प्रकार के बीमारी का घर जिसको पैदा करेंगे, ये चीज हो जाएगा। लेकिन मिडल में रहेंगे सब सही है। तो इसने बोला कि उपयोग कम से कम करने का अर्थ है कि कम से कम वस्तुओं का क्या करें, प्रयोग करना, और हम बिजली के पंखे और बल्ब का स्विच बंद करके विद्युत का अपव्यय रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग रोकते नहीं है। पर्यावरण को अगर आप चाहते को पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, तो हर जगह दिमाग लगाएंगे, और अनपढ़ रहेंगे तो उनको जो कोई मतलब नहीं है। मोटर चला दी है, अरे मोटर का इस्तेमाल दिया गया है तो उसका सदुपयोग कीजिए। मोटर लगा दिया, बटन को ऑन किया, स्विच ऑन किया, एक बाल्टी पानी भर गया, तब भी पानी भर रहा, नहीं, वो नुकसान एक नहीं है, क्योंकि उसमें यूनिट का और गिर रहा है, बिजली बिल गिर रही है कि नहीं गिर रही है, तो नुकसान है। लेकिन कभी ऐसा करें कि आपका एक ही बाल्टी पानी भरना है, भले से आपकी हिम्मत नहीं करे कि मैं हैंडपंप को चलाऊं, मेरे शरीर में जान नहीं है, हड्डियां दर्द कर रही है, बूढ़े हो गए, जवानी में बूढ़े हो गए तो चलो भैया बटन को ऑन किया, एक बाल्टी जैसे भरी तुरंत बंद कर दो, उससे यूनिट तो कम हो गए, वो बिजली कहीं और इस्तेमाल हो गया। लेकिन नहीं, पंखे चालू रहेगा, बंद करेंगे ही नहीं, चले जाएंगे स्कूल, उधर से आएंगे तब तक ले चलता ही नहीं, जब लाइन कट जाएगी तो खुद बंद हो जाएगा। तो ये यूनिट खराब क्यों कर रहे हो, वेस्ट हो रहा है, तो उसका कम से कम इस्तेमाल करना। दूसरा, हम टपकने वाले नल की मरम्मत कराकर जल को बचत कर सकते हैं, ये सब आप बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे प्लास्टिक का बार इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हो। कांच, धातु वस्तुएं तथा ऐसे पदार्थ जो पुनः चक्रण द्वारा दूसरे उपयोग वस्तुओं का निर्माण प्रयोग है, जब आवश्यक न हो तो हमें इनका नया उत्पाद या संश्लेषण नहीं करना चाहिए। जब इस्तेमाल हो तब यूज करना चाहिए, जब नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये पन्ना है, किताबें हैं, रद्दी में भाव होती है, फटी जाती है, तो इसका दे दो, रिसाइकिल कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ना इसको जला देंगे, फूंक देंगे, कचरे में फेंक देंगे, ये रद्दी हो रही है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो अगर बच जाएगी, नया पेज बनेगा तो बांस कम काटना पड़ेगा, पेड़ पौधे कम काटने पड़ेंगे, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। तो ये सब बना के लिख लोगे, हो जाएगा कि नहीं। पुनः उपयोग का मतलब उसका फिर से उपयोग में लाना, ठीक है, बार उपयोग करना। जैसे क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन कौन सी ताकतें कार्य कर सकती है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो कि सभी लोग को एक समान संसाधन मिलना चाहिए, सही है? नहीं है, गलत है। आप कहोगे कि सर कैसे गलत है, ये तो अच्छी बात है, आपको भी इस बराबर का हक मिले, मुझे भी बराबर का। नहीं, अब बताओ कि जिसको बिजली की जरूरत है, इंडस्ट्रियल एरिया वो चला रहा है, उसे कई हजार वाट की जरूरत है, और जबकि आपको खाली एक पंखा चलाना है, कई कुछ ही वोल्टेज चलाना है, तो जितना वोल्ट आपको उतना वोल्ट उसको भी दिया जाए तो मशीनें चला लेगा, तो समान हुआ, असमान हो गया। ये सब दिमाग का खेले बना के बस लिख सकते हो। अब आप एक पैसेंजर हो, अरे मान लीजिए आपको जाना है, ठीक है, खाली बस 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आगे बढ़ जाना है, तो आगे बढ़ जाने के लिए अब क्या कर सकते हैं, एक बाइक लिए चले गए। अब जिसको पूरा क्या नाम है, उसका काम है बस, उसका बिजनेस है कि बस से ही
यात्रियों को रोना। अब वो एक ही के लिए एक बस करेगा? नहीं, समान नहीं है ना। तो वो चीज है। अब मान लीजिए किसी के घर में, अगर आपके घर में 2 लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। अब 2 लोग को खाना 2 ही के हिसाब से देना है। जिसके घर में 20 लोग हैं तो 20 के हिसाब से होगा ना। तो क्या संसाधन समान होना चाहिए? नहीं। ठीक है, ये आप बना के लिख सकते हैं। देखो इसमें क्या है, हमारी धरती सभी के लिए उपलब्ध है, सभी प्राणियों का इसका संसाधनों पर समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति इन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है तो कोई इसका सीधा मतलब है कि किसी को इसकी कमी झेलनी पड़ रही है। तो फलतः यह संघर्ष शुरू हुआ जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। किंतु मुट्ठी भर कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग जो संसाधन का समान वितरण नहीं चाहते हैं, वे इन संसाधनों को अपने लिए लाभ के एक विशाल स्रोत के रूप में देखते हैं। मतलब जो अमीर है वो सोचता है कि मैं अमीर हूं, जो गरीब है वो गरीब है उसके नजर में। अब गरीब चाहते हैं कि मुझे भी मिल जाए, मैं भी क्या नाम है उपलब्धि हासिल करूं। ठीक है, तो इसके चक्कर में एक दूसरे को खींचातानी में पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। अगला है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब बताइए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। वन जैव विविधता को बनाए रखने में, आदिवासियों के भविष्य की रक्षा तथा भोजन उपलब्ध कराने में, मानव कल्याण के लिए, बहुमूल्य उत्पाद तथा उपयोगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन्य को संरक्षण, वन्य क्या है? ये वन्य, इसकी संरक्षण का मतलब रक्षा करना, वन को रक्षा करना, वन की रक्षा करना। तो वन की रक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि वहां पे जो भी जीव जंतु रहते हैं, अगर मान लीजिए वन है, उस वन में बहुत अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं। बाघ है, चीता है, मतलब जितने भी है, भालू है, बंदर है, ठीक है, गेंडा है, मतलब अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं। अब मैं खरगोश है, तो है, सब कुछ है, बंसुरा है, बंसुरा दिला जीवा है, ठीक है। तो वहां पे देखते हैं कि अभी मान लीजिए नदी पे है, मंगाई नदी क्या, अभी एक कूस काटता बंसुरा खोदते, वो भी तो एक जीव है ना, कि उनका बंसुरा पैदा होना अन्याय है। भाई भगवान ने बनाया, आज हम लोग हैं मनुष्य, कल हम बंसुरा बन सकते हैं, तोता बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। उसी तरह कोई भी कुछ भी बन सकता है, कौन जानता है कौन अगला जन्म क्या होगा। तो अगर मैं उस जंगल को फूंक दे, जंगल को काट दे, तो वो जीव कहाँ जाएंगे? जो जिनका निवास ही वही है। उसकी साफ साफ बात ये सुनो कि मेरे लिए मेरा घर सुरक्षित है। बरसात आती है, तूफान आता है, सब कुछ आता है, तो मेरे लिए संरक्षण मेरा क्या करता है? मेरा घर मुझे रक्षा करता है। अब मेरे घर को गिरा दिया जाए तो मेरे परिवार और मेरा जो भी सदस्य मेरे परिवार के, वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो नुकसान हुआ कि नहीं? उसी तरह जो वन होता है, वहां पे वनवासी जो होते हैं, क्या होता है? वनवासी, जिसको आदिवासी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो लोग जो होते हैं, उन लोगों का तो घर ही सब उनका जीवन ही है, वो उनका रहन वन में ही है, वो वन से बाहर ही नहीं निकलते। फिल्में देखते हैं ना, उसी पेड़ पे चले रहेंगे, उसी पर से मतलब सब कुछ है, पेड़ फल फूल खाते हैं, वही सब कुछ है। अगर उनको उठा के हम इधर कर दें, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, हमें उठा के भेज दिया जाए लद्दाख में, ठंडी वाले प्रदेश में, हम जीवित रह सकते हैं? या राजस्थान में पूछने भेज दे तो जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उसी तरह वन्य को संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि अनेकों प्रकार के जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, आदिवासियों के लिए, उनको बचाव के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें वन की संरक्षण करना चाहिए। ये लिख सकते हैं। अगला, हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, अभी बताएं, उसी के लिए ये बना के लिख दोगे। अगला, संरक्षण के लिए कुछ उपाय बताइए। कुछ उपाय क्या क्या? बहुत उपाय। देखो क्या किया, वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि ये पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। ऐसा नहीं कि खाली ये नहीं के लिए हो, पर्यावरण के साथ साथ उसका विकास भी करे। हाँ, उसका विकास भी करे। तो संरक्षण का मतलब ये नहीं, मैं संरक्षण, अगर मैंने संरक्षण किया, एक तरफ से कंजर्वेशन में किया, अब उस कंजर्वेशन के अंतर्गत देखा जाए तो वहां पे केवल उनका संरक्षण ही है, लेकिन उनका विकास रुक जाए तो ऐसा संरक्षण नहीं चाहिए, उनके हित में नहीं है, उनके हित में नहीं है। अब पता चले कुत्ता का पिल्ला छोटा सा, उसके लिए मैंने छोटा पिंजरा दिया, उसमें डाल दिया, और उसको धीरे धीरे खिलाते पिलाते धीरे धीरे बड़ा होगा, तो पिल्ला का वो चीज उतना बड़ा रहेगा,
सही है? नहीं, उसको भी तो जाना है, घूमना है, सब कुछ करना है। शेर है, शेर के लिए छोटा सा ही बना दे तो उसी में रहेगा, जीवित रहेगा, असंभव है, वरना उसको उचित होगा या वो तोड़ फोड़ करेगा, आगे पीछे भागेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके हित के लिए भी, उसके विकास के लिए, हित का मतलब होता है उसके अनुसार, ठीक है, उसके सुविधा के अनुसार, मतलब एक तरह से बोला जाए उसके लाभ में, ठीक है, उसके लाभ में। तो उसके विकास और पर्यावरण दोनों के लिए क्या हो? संरक्षण हो, हित के लिए हो। दूसरे शब्द में जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाए तो उनके सुनियोजित योजना उपयोग का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। ये विकेंद्रीकरण कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल रहा है, या चल सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे संरक्षण कर रहे हैं, जो भी संरक्षण कर रहे हैं, तो वहां का जो लोकल एरिया है, उस लोकल एरिया के लिए क्या हो? फायदा हो, लाभ हो। अब ऐसा नहीं कि उनके लिए अगर कुछ किए गए उसको फायदा ही नहीं, नुकसान है, तो ऐसा संरक्षण क्यों होगा? तो विकास रुक जाएगा ना उनका। क्या हो जाएगा? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीजीआई बनी, पीजीआई बनी तो यहाँ पे जितने भी उसका वेस्ट मटेरियल है, कचरे हैं, नाले, उस नाले को ले जाएगा नदी में, नदी में ले जाएगा, आसपास के संरक्षण को देखा गया, उसको साफ सफाई में किया गया, काम किया गया। तो जब इसका अब फिर इसका विकास हुआ, यहाँ के डेवलप हुए, यहाँ की जमीन का भाव बढ़ा, फिर यहाँ पे देखे अनेकों प्रकार के डॉक्टर सब लोग आए, फिर हॉस्पिटल धीरे धीरे खुलने लगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ होने लगा, रोड अच्छे बनने लगे, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? अगर इसी पीजीआई को ले जाए नदी के किनारे एक कोने में बना दिया जाए, अब वो रोड जाए, कोई जाएगा? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। पता चले कि गाड़ी ना पहुंच पाए, मरीज रास्ते में मर गया, वहां के लोकल को लिए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अगला, अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत करने के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। अन्य को मतलब जो आपसे होगा वो कर सकते हो। जैसे बिजली का पानी, बिजली का जो भी पानी चल रहा है, ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, वो बिजली से चल रहा है। अब खेत हो गया, पानी की जितनी जरूरत है, अब वो चल रहा है कंटिन्यू, तो पानी रद्द जा रहा है, लाइट जा रही है ना, उसको आप बंद कर सकते हो। घर में जो बिजली चल रही है, पंखे है, टीवी है, कूलर है, एसी है, ठीक है, टीवी के हिसाब से अपने जैसे ही हिसाब से हुआ उसको, जैसे यूज हुआ उसको बंद कर सकते हो। जैसे अपन न्यूज देख रहा है, न्यूज देख के फिर बाद में आप क्या किए? बंद कर दिए। अब ये नहीं, टीवी चल रहा है, कोई देखने वाला है नहीं, टीवी चल रहा है, कोई देखने वाला है नहीं, तो वहां पे क्या हुआ? बिजली नुकसान हो रही है, ठीक है। टोटी जो चल रहा है, जैसे नल का टोटी जिसको बोलते हैं, वो पानी बह रहा है, अब उसको पानी बल्टी भर गई, वो पानी बह रहा है, वो भी वेस्ट हो जा रहा है, तो उसको भी बंद कर सकते हैं। ऐसे ही अकेले में रह के आप कर सकते हैं। जैसे देखो, अनावश्यक बल्ब, पंखे बंद करके आप बिजली को बचत कर सकते हैं। दूसरा है, बल्ब की जगह हम ट्यूबलाइट का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, लिफ्ट की जगह सीढ़ी का इस्तेमाल करके हम बिजली का बचत। अब लिफ्ट, जब आपके शरीर में जान है तो आप सीढ़ी से जाइए ना, लिफ्ट क्यों? अब देखो, बच्चों को भी कमजोर बना दे रहे हैं। जितना बच्चा सीढ़ी पे जाएगा उसकी मांसपेशियां बढ़ेगी, मजबूत होगी मांसपेशियां, लेकिन ना एकदम नॉर्मल होके जाएगी। नया नौजुवान बच्चा पता चला कि 72 साल में बुढ़वा के से भी कमजोर। मतलब जैसे बाजार जाना हो तो मतलब पैदल जाओ, हाँ, बाजार जाना है तो पता चले गाड़ी लेके जाते हैं यहीं पे, जैसे आकाश से। अब बोल दिया गया कि 5 मिनट में आना है, वो आधे घंटे में आ रहे हैं, तो पता चले यहाँ पर गए, अब आकाश चले गए कहाँ? गाजीपुर चले गए। अब गाजीपुर गए कि पीजीआई में घूम रहे हैं, पता नहीं। हम लोग आधे घंटे से क्लास रोके हुए कि अब दवा लेके आएंगे, स्टार्ट होगा नहीं। तो ये गाड़ी का पेट्रोल खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा है? अब धुआं जो निकलेगा गाड़ी का, प्रदूषण फैलेगा कि नहीं? ये तो सोचिए नहीं। क्यों सोचेंगे? ये तो पर्यावरण पढ़े ही नहीं है, तो सोचेंगे कहाँ से? अरे सर जी, आज पढ़े, अब कल से ना करें। कल से क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कल से हम पैदल जाए, ठीक है, कल से क्या करें? पैदल जाए। हाँ, अगली पॉइंट है जैसे कि टपकने वाले नलों की मरम्मत। हम भोजन का व्यर्थ में ना फेंक कर भोजन की बचत कर सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा है कि जब भोजन ज्यादा बना लेते हैं तो उस भोजन का हम क्या नाम है, अपने कहें भले से कुकुरे की किया दे, फलाने का पड़ोसी का लड़का मरत रही तो कितना है, काहे कि बेदू बढ़िया रही था, हमें की करी आई, हमारा खरीदे रही, हमें की करी आई। हाँ क्या कहेगा? तो उससे अच्छा
सकता है तो खिला देंगे, लेकिन गरीब को खिलाएंगे नहीं। देखो आपको अपना उपाय करना चाहिए। अब वो कम ही बनाओ, अधिक बन गया तो जो भी देखो कि मतलब आसपास के जो भी गरीब है उनको खिला दो। कोई भी भोजन जो भी आप गरीब को खिलाएंगे तो ये पुण्य का काम है, पाप का काम नहीं। ये लिख सकते हैं। अगला है अपने विवाह क्षेत्र के आसपास जल संग्रह की परंपरागत पद्धति का पता लगाइए। ये आप बना के लिख सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब आपके आसपास में जो भी एरिया है उस जल को कहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, तालाब में, जिसको हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं तालाब, और अपने भाषा में क्या कहते हैं पोखरी, पोखरा, हाँ गढ़ी गढ़ा, हाँ वही का नाम है भाई जाके इधर इधर कहीं ना याद हो जाए। चलो तो उसमें क्या होगा गिरेगी। तो वो चीज है कि मतलब आप अपने आसपास में जो भी जल संग्रह का कर रहे हैं वो जल संग्रह क्या हो रहा है भैया कि सही कहाँ हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना बना के लिखोगे। अगला क्वेश्चन है संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभान्वित करेंगे, एक संक्षिप्त लेख द्वारा सुझाइए। इसमें कुछ नहीं करना, उत्तर अपने आप लिख लोगे। 2019 का क्वेश्चन है संसाधन को जितना भी संरक्षित करोगे, जितना भी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करोगे, उतना ही अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करोगे। जब अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अपने आसपास के जो भी एरिया के लोग रहेंगे, आपके समुदाय के, आप उनके देश के जो भी लोग रहेंगे, उन लोगों की क्या करेंगे आप सहायता प्रदान करेंगे, उसकी मदद कर सकते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं मदद कर सकते हैं। ये चीज आप बना के लिख सकते हो। जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता, नीड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें जैसे आपका पृथ्वी पर संसाधन सीमित है, मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी पे संसाधन सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या बढ़ी जा रही है। कोई कह रहा है नहीं है, किसी का भी शादी वादी हो रही है, कोई कह रहा है कि ना हम बच्चा ना पैदा करेंगे, अभी कर रहा है नहीं, वो भले से नहीं पढ़ाने के दूंगा तो बड़े चार ठोक के जाए तो अपन बढ़िया 4 लाठी तैयार हो जाए। हाँ तो भले से जमीन ना हो लेकिन बच्चे जरूर हो, भले से खाने की औकात ना हो लेकिन क्या नाम है जनसंख्या ज्यादा हो। तो ये चीज है, देखिए एक चीज नहीं है, वो सरकार ने एक नियम सही वाला किया था, हम दो हमारे दो, ठीक है। अब वो तो हम दो हमारे एक का हो जाए, ऐसे भी हो सकता है आने वाले समय में। जब देखो जनसंख्या अधिक होगी तो समस्या होगी, 2 रहेंगे तो 2 ही को खिलाना है, 40 रहेंगे तो 40 को खिलाना पड़ेगा, ये समस्या होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंध, दीर्घकालीन महत्व पर विचार करना और अल्पकालीन लाभ के लिए उनके शोषण का पूर्णतः रोकता है ताकि ये अगली पीढ़ी हेतु भी उपलब्ध हो। मतलब उतना ही किया जाए कि आने वाले कुछ लोग नहीं नौकरी वोकरी करते तो कमा के रख लेते कि हमारे आगे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए काम करें। और कुछ लोग हैं बस क्या करते हैं आज कमाए आज खाए, अब बहने कमाए तो बहने खाए, मतलब रोज कुआं खोदना है, रोज जल पीना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन कुआं पिया, एक 10 दिन मिल के कुआं खोदना, कई दिन जल पीना, ऐसा नहीं सिस्टम है। तो जब ऐसा करेंगे तो इसमें नुकसान आपका होगा, 100% होगा, ठीक है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर आप आज पैसा कमाए और आज पूरा खा गए, बचाए नहीं कुछ, तो पता नहीं कब आपकी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है आपके घर में चाहे आपके साथ। तो वो पैसा जब आपके पास रहेगा नहीं तो फिर उसके लिए कमाना पड़ेगा ना, हो सकता है आप ही का हो जाए तो पैसा लगाएगा कौन। तो इसलिए आपको सेविंग करनी जरूरी है। संसाधनों का वितरण कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों के हाथ में न जाकर सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर किसी एक अमीर आदमी के पास चला गया संसाधन का तो वो तानाशाही हो जाएगा, वो जुर्म करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सोचेगा कि मैं इस धरती का ब्रह्मा हूं, अब ब्रह्मा हूं तो मैं मेरे हिसाब से सृष्टि चलेगी। तो यह चीज ना हो, संसाधन का जो भी बंटवारा हो सबके लिए समान हो, ऐसा नहीं। अब देखो इस पे उनकी चल नहीं रही है अमीरों की, भगवान कह के न तो ये भी कर लेते हैं, हवा को भी बांट लेते हैं, बेटा इतना हवा हमारे घर है जी, तभी से एक छिद्र में उतना जाएगा। फिर भी कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग कर देते हैं बड़ी बड़ी इमारतें बना के, और जो झोपड़ी वाले होता है इलाका, उस इलाका तक हवा जा ही नहीं पाती, सूर्य पहुंच ही नहीं पाता। ऐसी समस्या होती है, देखना कभी जब आप शहरों में जाओगे तो बड़ी बड़ी कई मंजिले की इमारतें बना लेते हैं, अब पता
पता चला कि जो उनकी झोपड़ी वालों का है इलाका, वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाती, प्रकाश पहुंच ही नहीं पाती, समस्या है, तो उनकी बस नहीं चलती। अगला, संसाधनों के शोधन तथा उपयोग को नियंत्रित कर पर्यावरण की क्षति से बचाया जा सकता है। जितना आप संशोधन करेंगे, जितना आपकी सेफ्टी करेंगे, उतना पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला है जल संग्रह। क्या जल को इकट्ठा करना है, जल संग्रह, ठीक है। बोला इसको किस प्रकार से उपयोग में लाकर मनुष्य को, जंतुओं को तथा वनस्पतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो अनेकों प्रकार से जल को इकट्ठा करते हैं। तो देखते हो तालाबों में जल इकट्ठा करते हैं तो वहां की जो भी जीव जंतु है वो जाते हैं अपना पानी पीते हैं कि नहीं ना। अब मान लीजिए जो चरवाहा है वो भैंस और गाय और चराने जाते हैं तो क्या करते हैं कि जब गर्मी आती है तो उसी में कहते हैं हीरा पानी पीते हैं, फिर उसी में भैंस और नहाती धोती है, ठंडी होती है गर्मी के समय में। यहाँ तक कि गांव के लोग भी उसी में हीर जाते हैं। वो भी कहते हैं कि यार साले कि हम भी हीरे, बहुत गर्मी हो रही है। अब खूब उसी में हम लोग तो खूब हीरे थे, नहाए थे, खूब नहाए थे। अब मछलियों मान लेते हैं, अब पता चला कि चोखा बना के खा के चले आते थे, ये सब भी। तो ये चीज भी होती है। तो जल संग्रह करने की वजह से दूसरा चीज बात बना के देखते हैं कि बिजली का उपयोग करते, ये सब कहानियां बना के लिख सकते हैं। जल संग्रह की परंपरागत विधियां छोटे गड्ढों तथा झीलों या तालाबों की खुदाई, छोटे मृद बांधों का निर्माण या तटबंधन करना, फिर बांधों या नहरों का जल रोकने के लिए मिट्टी की लंबी दीवारों का निर्माण करना। अगली पॉइंट, बालू तथा चूना पत्थर द्वारा जलाशय का निर्माण करना। फिर आपका घरों की छतों के ऊपर जल संचरण इकाई का स्थापना। साउथ इंडियन में देखते हो, दक्षिण भारत में क्या करते हैं, जल को पीने के लिए जो जल के ना अपने छत पे रोकते हैं। वहां पे बड़ी बड़ी दीवार जैसे बनाई, छत बनाई, उस छत पे जैसे हम लोग ना रेलिंग बनाते हैं, वो वैसे ईंटें जोड़ के कि जितनी पानी होगी, बरसात होती है, वो पानी उसी पे रुकेगा, उसी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। अन्य तो वो समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। खारा होगा तो नमक जैसा लगेगा, और ऊपर का पानी जो होता है शुद्ध माना जाता है, ठीक है। ये आपका जल संग्रह का यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रदूषण क्या है, गंगा का प्रदूषण आज की भीषण समस्या है। इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जा सकती है, 2019 का क्वेश्चन है। तो प्रदूषण देखो, प्रदूषण क्या है, वायु जल तथा भूमि में अवांछित अत्यधिक पदार्थों की एकत्रित हो जाना तथा पदार्थों की मात्रा में अवांछित परिवर्तन, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रदूषण जो भी प्राकृतिक है, प्रकृति है, उस पे डिफेक्ट हो, बैड इफेक्ट हो। तो जैसे अगर बात किया जाए, अब मान लीजिए वायु है, शुद्ध हवा है, अब मैंने आग लगा दिया, धुआं हुआ जितना भी जैसे पूरा वाला जो सिस्टम है, हवा जो भी है, तो उसको आग लगा दिया तो धुआं जितना हुआ है तो किस में जाएगा, वायु में जाएगा कि नहीं, तो उसको क्षति पहुंचाए, अनेकों प्रकार के कण आके मिल जाए, मतलब शुद्ध में क्या मिल जाए, अशुद्ध मिल जाए। शुद्ध में क्या मिल जाए, अशुद्ध। अब जैसे जल है, शुद्ध जल है, नदी का पानी, उसमें अब यही पीजीआई का जितना भी कचरा है उसी में प्रवाहित किया जा रहा है, तो अनेकों प्रकार के कण, अलग से कण आके मिल गए ना, तो वो जल को क्या कर दिया, प्रदूषित किया। और जल प्रदूषित होने की वजह से जो भी जल पिएगा वो बीमारी का सामना करेगा कि नहीं, तो वहां पे जल प्रदूषण। हवा में वायु चला गया, वायु में है, सॉरी, ये गैसें चली जा रही है, देखो प्रकार के धुआं चले जा रहे हैं, धूल कण चले जा रहे हैं, जितनी गंदगी उड़ रही है ये सब जा रही है, तो ये क्या, वायु प्रदूषण। मिट्टी में देखो कि सूखा हुआ हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी में देखो कि मिट्टियों में कभी यूरिया, डाई, पोटाश, जिंक जितना भी है, ज्यादा से ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या करा है, विद्या प्रदूषण करा के नहीं। तो प्रदूषण का मतलब आपका यही लिखेंगे पॉइंट, बस ये कही कि वायु, जल तथा भूमि, मतलब हवा, जल तथा स्थल अवांछित अत्यधिक पदार्थ की एकत्रित हो, ठीक है, हो जाना अथवा पदार्थों की मात्रा में अवांछित परिवर्तन, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण प्रभावित हो जाए, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या हो जाए, बैड इफेक्ट आ जाए, उसी को प्रदूषण कहते हैं। गंगा नदी का प्रदूषण, गंगा में देखोगे अनेकों प्रकार की, गंगा के किनारे अनेकों प्रकार की इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल जैसे कानपुर शहर सिटी, जितनी गंदगी है सब गंगा में फैलाया जा रहा है। वाराणसी आपके पास में ही है, अनेकों जितनी भी जितना कचरा
जाएगा। मुर्दा को वैसे ही जलाने के बाद क्या वैसे ही फेंक देते हैं। जितने भी ये सब है, तो ये सब जितने भी गंदगी है सारे उसमें करेंगे तो गंगा क्या होगा, प्रदूषित होगा कि नहीं होगा। अनेकों प्रकार के कचरे जितना भी है कचरे ज्यादा से ज्यादा गंगा में प्रवाहित किया तो गंगा प्रदूषण। ये इसका एक एक्शन प्लान आया था किस समय 1985 में, जिसे गंगा एक्शन प्लान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये चीज बना के लिख लेंगे। ठीक है, परियोजना या लागू आपका 14 जनवरी 1986 में प्रारंभ की गई थी, जैसे कैप करते गंगा एक्शन प्लान। नमामि गंगे 2014 किसके द्वारा दिया गया था, मोदी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस पे लिख लेंगे प्रदूषण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रित फार्मिंग, इसे समाप्त करना, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण इस कार्यक्रम के प्रमुख भाग है। वहाँ हितमन उपचार सुविधाओं का विकास, नदी की सतह की सफाई, वनीकरण, औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी, रिवर फ्रंट का विकास, जैव विविधता संरक्षण, जन जागरूकता अभियान और गंगा ग्राम, ये सब है। अगला एक अच्छे पर्यावरण हेतु प्राकृतिक संसाधनों के सम्मिलित संरक्षण एवं उचित उपयोग की चर्चा की थी। तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनके दोहन को नियंत्रित तथा सीमित किया जाए और कुछ आवश्यक संरक्षण निम्नलिखित है, जैसे भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य प्राणी का संरक्षण, ठीक है, अनवीकरणीय योग्य पदार्थों का संरक्षण। इन दो प्रकार के ये हेडिंग है, इसको बना के लिख सकते हैं, ये चीज बताई जाएगी। वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अनेकों प्रकार के इनके द्वारा वनों से प्राप्त उपयोगी वस्तुएं हैं, इसलिए वन से देखोगे तो बहुत चीज प्राप्त होते हैं। वन के माध्यम से ही हमें लकड़ी प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, ठीक है, फल फूल जितने भी है वो प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसमें जानवर संरक्षित भी रहते हैं, जीवित रहते हैं। वनों के माध्यम से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, ठीक है, ये चीज है। औद्योगिक व्यवसाय होता है वन के माध्यम से, उनसे कच्चे माल मिलते हैं, प्राकृतिक चक्रों का नियमन है, पर्यावरण संतुलन, मृत्यापर्दन रोकने में सहायक, मिट्टी के कटाव में रोकता है। नदी के किनारे देखोगे तो हमेशा मिट्टियां काटती है, बाढ़ आती है काट के लेके चली जाती है, फिर दूसरे अगर वहां पे पेड़ पौधे लगा दो तो देखो कि वहां की मिट्टी नहीं कटती है, तो मिट्टी के कटाव में रुकावट होती है। प्राकृतिक जीत में अज्ञात महत्व अनेकों प्रकार के, वनों का संरक्षण, वनोन्मूलन, नए क्षेत्रों में वन लगाना, काटे गए वनों के प्रतिपूर्ति, ठीक है, सिल्वीकल्चर, ये अनेकों प्रकार के। सिल्वीकल्चर क्या होता है, वनों को उगाने के उनके प्रबंध की वैज्ञानिक पद्धति, जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। वन जैसे अनेकों पद्धतियों के माध्यम से वन उगाए जाते हैं ना, देखते हो कभी ऐसे देखते हो, ये गुलाब, उस गुलाब का दूसरा डंठी काट के उसको बांध के तीसरे अनेकों दूसरा कलर वाला गुलाब है। तो ये वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से जो भी हो उस पद्धति को क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्राकृतिक संसाधन में संक्षिप्त टिप्पणी। प्राकृतिक संसाधन अभी जो प्रकृति के संसाधन थे ये बना के लिख दोगे, ये आपका एक लेसन हो गया खत्म। ठीक है, तो